हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जानें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण देता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। यूपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें कि क्लास से संबंधित जो भी टाइम, पीडीएफ और पेपर कटिंग होती है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है। लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट क्वेरी होती है आप उसको दूर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट क्विज में आपको डेली बेस के आधार पर अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने का अवसर मिलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो रही है, और फिर उसमें आपको एक एनालिटिकल सेशन भी दिया जाता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करें। तीसरा, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, अर्थात एक निर्धारित समय में आपकी यूपीटी और मेंस के सिलेबस को कवर कराया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स से संबंधित है, तो उसके मेंस से संबंधित है, जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल सभी जनरल स्टडीज के पेपर की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री टीच करता हूँ। आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन लेकर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के द्वारा एक यूपीएससी कम्बार्ट की शुरुआत की गई है, आप इसमें एनरोल करके ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। पहला इसका जो कम्बार्ट था वो 6 दिसंबर को, अब दूसरा 20 दिसंबर को है 11 AM में। आप इसमें केवल अपना एनरोल करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने तैयारी को परख सकते हैं और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेज आप प्राप्त हो सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस का सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का है, एक प्लस कोर्स का है और एक आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, और तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 7,000 फीस है, और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाइट यूज करेंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या क्या होता है, तो लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर और फिर पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और साथ ही अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के
ऑप्शनल पेपर के सब्सक्रिप्शन फीस आपको 24,750 रुपये लगेंगे। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 सालों के प्लस कोर्स का जीएस का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लें, और फिर ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन आप लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स भी जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा। तो आइए सभी का इस नवंबर मंथ के पर्यावरण पारिस्थितिकी के समसामयिक वाले सेक्शन में सभी का स्वागत है। इसका जो पहला पार्ट था वो आपने देखा है। अब इसके दूसरे पार्ट में मैंने पहले भी बताया था कि यह जो नवंबर मंथ के पर्यावरण और पारिस्थितिकी का समसामयिकी है यह 2 यूनिट में जाएगा। तो पहला यूनिट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक पहुँच चुका होगा और दूसरा यूनिट जो है सो अब इस वीडियो में आपके माध्यम से आपके पास जाएगा। तो नवंबर के पर्यावरण और पारिस्थितिकी समसामयिका जो दूसरा सेक्शन है उसमें पहला टॉपिक है वैश्विक जलवायु पर अनंतिम रिपोर्ट। अनंतिम रिपोर्ट का अर्थ होता है प्रोविजनल रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। तो उसमें ये रिपोर्ट किसका है ये ध्यान में रखना है, जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का ये रिपोर्ट, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जलवायु परिवर्तन पर कई सारे संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें एक IPCC है और दूसरा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फिर UNFCC है, इसके द्वारा भी हम लोग अभी जिस वैश्विक जलवायु स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, ये ध्यान रखें। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया वैश्विक जलवायु परिवर्तन अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्ष में से एक गर्म वर्ष बनने वाला है। यानी कि 2020 का जो वर्ष है ये सबसे जो खासकर 21वीं शताब्दी में हम जा रहे हैं उसमें से तीसरा सबसे गर्म वर्ष बनने वाला है। इसके अलावा 2011 से 2020 का जो दशक है अब तक का सबसे गर्म दशक के रूप में दर्ज होगा। संभावना इस तरह की व्यक्त की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा यदि होता है तो आपसे एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि विश्व का अब तक का सबसे गर्म डिकेड कौन रहा है, तो प्रेजेंट जो डिकेड है 2011 से 2020 तक वो ज्ञातव्य है कि यह केवल अनंतिम रिपोर्ट है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रोविजनल रिपोर्ट है और अंतिम रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट इसका मार्च 2021 में आने वाला है, प्रस्तुत की जाएगी। वैश्विक तापन हो रही वृद्धि की गंभीरता को जांचने के लिए प्रत्येक वैश्विक जलवायु स्थिति का प्रकाशन किया जाता है, यानी कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष इस पर लोगों को जागरूक करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति है, किस तरीके की भयावह स्थितियां बन रही है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों पर जो है सो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। उसी श्रृंखला का यह रिपोर्ट है और मार्च में इसका फाइनल रिपोर्ट आएगा। तब जो ऊपर के डाटा है 2020 तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने वाला है, प्रेजेंट जो दशक है वो सबसे अधिक गर्म दशक होने वाला है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में है या नहीं। फिर है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये आपको पता होगा। फिर है कि प्रमुख बिंदु क्या है इस रिपोर्ट का वैश्विक तापन के संदर्भ में, तो अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी अक्टूबर 2020 यानी कि नवंबर का करंट है और इस साल के जनवरी से अक्टूबर तक की अवधि में वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर यानी 1885 से 1900 से 1.2 डिग्री की वृद्धि हुई है। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति से पहले का टेम्परेचर था, वैसे औद्योगिक क्रांति बड़े तौर पर देखेंगे तो 1760 से शुरू हुई थी और इसको देखेंगे तो 1760 से पहले जो वायुमंडल का टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड यह वृद्धि आंकी गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में माना गया है। वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त किया है कि तापमान में यह अंतर वर्ष 2024 तक अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। यानी कि जो तापमान अभी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है वह 2024 तक यानी मात्र अभी 4 वर्ष बचा हुआ है, इस 4 वर्ष में कहाँ तक जा सकता है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है।
फिर है कि पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाए। इसका सीधा असर हुआ कि यदि 1760 से पहले वायुमंडल का टेम्परेचर एक समझने के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसको और नीचे ले जाने की जरूरत है, ऐसा इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो पेरिस क्लाइमेट समझौते का लक्ष्य है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 और 2019 के बाद वर्ष 2020 अब तक का सबसे तीसरा गर्म दशक, यानी 16, 19 और 2020 ये तीसरा सबसे गर्म वर्ष, अर्थात इसी शताब्दी का जो 3 वर्ष है 2016, 2019 और 2020 ये सबसे गर्म वर्षों के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें 2016, 2019 तो दर्ज किया जा चुका है। अब 20वां का जो अंतिम रिपोर्ट आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। अगस्त और अक्टूबर माह में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में लानिना की स्थिति के बावजूद 2020 में इतनी अधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई है। जैसे कि देखिए, भूमध्य रेखीय और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि लानिना जो है यह एक प्रकार की शीत जलधारा है, जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास उत्पन्न होता है। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू तट के पास उत्पन्न होता है लानिना। और लानिना जब ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में मान लीजिए उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ठंड का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन लानिना के बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्ड गर्मी का टेम्परेचर दर्ज किया गया, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। एल नीनो दक्षिणी दोलन की घटना एक चरण है जो कि सामान्य तौर पर विश्व के विभिन्न हिस्सों में ठंडा प्रभाव छोड़ता है, इससे समुद्री सतह का तापमान बहुत बढ़ जाता है। तो ये लानिना जो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसके कारण क्या है कि ये कोल्ड ओशियन करंट है, और ये जो कोल्ड ओशियन करंट है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होने के बाद क्या होना चाहिए कि जैसे दक्षिण पूर्वी प्रशांत से इसका प्रभाव फिर ऑस्ट्रेलिया की ओर होता है, फिर इसका जल जो होता है हिंद महासागर में आता है। तो इस ठंडे जल का टेम्परेचर के ठंडे जल के कारण टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये इसका फाइनल निष्कर्ष आता है। फिर नेक्स्ट है महासागरीय सतह का उच्च तापमान। महासागरीय सतह का उच्च तापमान क्या है कि वर्ष 2020 में, यानी कि ये उसी रिपोर्ट का पार्ट है, ये ध्यान में रखना है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है उसी का है। वर्ष 2020 में अब तक करीब 80% महासागरीय सतह में कम से कम एक बार समुद्री हीटवेव दर्ज की गई है, यानी कि कुल महासागर के एरिया का 80% भाग में हीटवेव यानी कि गर्म पवन जो एक तरीके से होता है, यानी कि जब नॉर्मल सागर के जल के सतह का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री बढ़ जाता है, तो वो हीट वेव जनरेट कर सकता है। तो विषुवत रेखा के पास सागर का जो औसत टेम्परेचर होता है ना, वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड में से औसत 5 से 7 डिग्री बढ़ जाना, यानी कि ये 35 डिग्री से 37 डिग्री के बीच चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 34-35 डिग्री हो जाए तो हीट वेव को जनरेट करना शुरू करता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैरिन हीट वेव कहते हैं। ये मैरिन हीट वेव के जनरेट होने का, जैसे कि गर्मी में अपने यहाँ लू चलता है अप्रैल मई के महीने में, और फिर हीट वेव भी आता है जब वायु का टेम्परेचर 24 घंटे के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है, तो वह हीट वेव को जनरेट करता है। हालांकि हीट वेव का संबंध कुछ चट्टानी संरचना से भी होता है, लेकिन ये हीट वेव जो है मैरिन सरफेस पर बन रहा है। क्यों बन रहा है, तो मैरिन का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके कारण। हीट वेव और सामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है, और यह मुख्यतः देश के उत्तर पश्चिम भागों को प्रभावित करता है, जैसे भारत में गर्मी ऋतु में जाता है उसी की बात की गई है। समुद्री हीट वेव के दौरान समुद्र की सतह में 300 फीट या उससे अधिक गहराई तक औसत तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक बढ़ जाए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि समुद्र की सतह का जो औसत टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री बढ़ जाता है, तब मैरिन हीट वेव उत्पन्न होता है। और 2020 में जो रिपोर्ट है वो यह कहता है कि तकरीबन जो कुल महासागर की सतह का 80% क्षेत्रफल है, एरिया है, उसमें हीट वेव देखा गया, यानी 20% महासागर का ऐसा एरिया है जहां पर हीट वेव जनरेट नहीं हुआ है। यह घटना या तो वातावरण और महासागर के बीच स्थानीय रूप से निर्मित उष्मा प्रवाह के कारण या एल नीनो दक्षिणी दोलन के कारण हो सकती है। अब इस हीट वेव का कारण जो है
दो तीन कारण जो मैरिन हीट वेव होता है, एक तो दिया हुआ कि जो वायुमंडल और महासागर के बीच उष्मा का आदान प्रदान होता है, वह जो उष्मा का आदान प्रदान होता है वह हीट वेव जनरेट करता है। और जिस तरीके से लानीना एक कोल्ड ओशियन करंट है, ठीक उसी तरीके से अल्नीनो एक वार्म ओशियन करंट है। और जो एल्निनो उत्पन्न होता है यह भी दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास उत्पन्न होता है। और जब यह उत्पन्न होता है तो यहाँ का तापमान सामान्य समय से मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस जल का टेम्परेचर यहाँ पर काफी अधिक हो जाएगा, और ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत दक्षिणी प्रशांत में हीट वेव को जनरेट करने का एक कारण बनता है। फिर है कि वर्ष 2020 में मजबूत समुद्री हीटवेव की घटनाएं अधिक 43% और जबकि मॉडरेट समुद्री हीटवेव की घटनाएं 28% तक हुई, यानी कि जो काफी स्ट्रॉन्ग हीट वेव है वो 43%, मॉडरेट 28। वर्ष 2020 में वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि भी वर्ष 2019 के समान ही रही। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलना इसका कारण। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो 2019 में, तो एक साल में तो समुद्र का स्तर बहुत बढ़ नहीं सकता है, लेकिन यदि मेंटेन है तो इसका अर्थ है कम भी नहीं हुआ है। और इसका रीजन इसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट में बताया गया, तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो सी लेवल को इंक्रीज कर रहा है। कारण क्या है? तो क्लियर है कि वैज्ञानिक प्रमाण से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और भूमि उपयोग में परिवर्तन और शहरीकरण आदि का प्रभाव है। सिंपल सा अर्थ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो समुद्री, सिंपल सा इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि जो हीट वेव जनरेट हो रहा है वो, दूसरा जो समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है वो, तीसरा जो अनियमित वातावरण की स्थिति बने, इन सब के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है वो क्या है? तो आप जानते हैं कि हमारे आपके द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन डिफरेंट स्रोतों से होता है, भूमि उपयोग परिवर्तन यानी कि जो कृषि कार्य होते हैं, जो खनन कार्य होते हैं, जो नगरीकरण औद्योगिकरण हो रहा है, इन सब से भूमि उपयोग पैटर्न चेंज हो रहा है। इस सब के कारण जो है सो ये घटनाएं त्वरित रूप से घटित हो रही है। वर्ष 2019 में ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड उत्सर्जन के बावजूद वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए अपनाए गए लॉकडाउन उपाय के कारण इसमें कुछ उत्सर्जन में कमी आई थी। आपने भारत में भी देखा था कि जब ये मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद जो है सो काफी वातावरण शुद्ध हो गया, और दिल्ली जैसे शहर सब भी काफी जो प्रदूषित थे वो भी शुद्ध वहाँ की वायु हो गई थी। तो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। शायद ही कुछ देश ऐसे बच गए होंगे जहाँ पर कोरोना का प्रकोप नहीं था या वहाँ लॉकडाउन नहीं अपनाया। लगभग हर एक जगह पर ये देखा, इसलिए वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी इस ड्यूरेशन में कमी देखी गई। हालांकि मोनालोआ हवाई यानी प्रशांत महासागर में जो मोनालोआ द्वीप है, हवाई द्वीप का भाग, केप ग्रिम तस्मानिया यानी ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है, समेत विशिष्ट स्थानों के वास्तविक समय के आंकड़े से संकेत मिलता है कि वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। और ये जो तीन गैसें हैं इनको हम लोग GHG गैस की श्रेणी में लगते हैं, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में, अर्थात ये भूमंडलीय तापन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी गैस की श्रेणी में आता है। तो कुछ स्रोत से यह भी पता चलता है कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो बढ़ा भी है। फिर क्या है इस रिपोर्ट का जो अगला पार्ट है कि वर्ष 2020 में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, यानी कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट कहता है 2020 के कुछ विशिष्ट, वैसे ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत सारा प्रभाव है, लेकिन जो कुछ विशिष्ट प्रभाव है वो क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला है कि वर्ष 2020 में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आपने देखा कि भारत में भी आए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, बाढ़, भारी वर्षा और सूखे जैसे मौसमी घटनाओं ने दुनिया को अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। भारत में भी साइक्लोन आया, मैक्सिको खाड़ी में आया, फिलीपींस जापान तट पर आया, ऑस्ट्रेलियन तट पर आया, सभी जगह साइक्लोन आया था। अटलांटिक हरिकेन जो है, यह भी अटलांटिक हरिकेन जो मैक्सिको की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसको हम लोग हरिकेन, और ये अटलांटिक हरिकेन है। तो वर्ष 2020 में अटलांटिक हरिकेन मौसम में जून से नवंबर माह तक 30 तूफान आए। अटलांटिक हरिकेन जो बनता है वो अफ्रीका के तट पर, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका का तट है वहां पर बनता है।
तो ये 30 घटनाएं घटी अटलांटिक हरिकेन की जून से लेकर नवंबर माह तक। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी चरम घटनाएं और कितना मौसम चेंज हो रहा है। जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम स्थिति को दर्शाता है। अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है। 1 जून से 30 नवंबर के मध्य में 30 हैरिकेन यदि अटलांटिक में आया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चरम और क्लाइमेट चेंज की घटनाएं बढ़ी है। फिर इसके कारण एशिया और अफ्रीका के देशों में विभिन्न भागों में भारी वर्षा दर्ज की गई। कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति भी आई, जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति। समुद्री स्तर में बढ़ोतरी, बर्फ पिघलने के कारण और अन्य चीजों के कारण जो है समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इस तरह के जो आपदा आए, जैसे अटलांटिक हरिकेन हुआ, भारत में हुआ, चरम मौसमी घटनाएं, बाढ़, सूखे हुई, इसके कारण मानवता को भी नुकसान हुआ। मानवता को क्या नुकसान हुआ? जनसंख्या की आवाजाही में वृद्धि। जाहिर सी बात है कि जब किसी क्षेत्र में बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उस क्षेत्र से लोग सुरक्षित क्षेत्र की ओर पलायन करता है, और यह क्या करता है, एक तरीके से जो जलवायु के दुष्प्रभावों से लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जलवायु शरणार्थी। क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं, जलवायु शरणार्थी कहते हैं। तो इस अटलांटिक हरिकेन हो या इस तरह की चरम मौसमी घटना हो, इसने क्या किया है, जलवायु शरणार्थी की संख्या को विश्व भर में बढ़ा दिया है। क्योंकि समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण कई सारे द्वीप डूब रहे हैं, कई सारे तटीय क्षेत्र डूब रहे हैं, और वहां के लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण जलवायु शरणार्थी की संख्या बढ़ रही है। और आने वाले समय में ये जलवायु शरणार्थी बड़े पैमाने पर राजनीतिक, निर्जातीय, भूसामरिक तनाव का कारण भी बन सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि रोहिंग्या को लेकर कितनी टेंशन की इशू रहती है। तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है। फिर कृषि क्षेत्र का नुकसान और जान माल की जो आजीविका का नुकसान हुआ है, ये इसमें रिपोर्ट में बताया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे की राह क्या है? तो आगे की राह में सभी जानते हैं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमें क्या करनी है। ये मुझे लगता है बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको जानते होंगे। ये मेंस में काम आ जाएगा आपका, आप इसको जानते होंगे। नेक्स्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की जनसंख्या दोगुनी करने के लिए पहला 2XT अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये देखिए, यूपी में इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। यूपी का भी बीईओ का एग्जाम हुआ है, जो वहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम होता है मेंस का। उस बीईओ के एग्जाम में जो यूपी के रामसर स्थल है उसके बारे में पूछा गया है। तो उसी तरीके से इस तरीके के छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं जो वहां पर लिखे जाने पड़ते हैं, उसमें आपको आ सकता है, और पीटी में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग, ये दोनों ही सर्किल कर देता हूं, आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यूपी पीसीएस के लिए पीटी का प्रश्न क्या बनता है यहाँ से, कि निम्नलिखित में से किसे पहला टी एक्स 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश वन विभाग, और अन्य यूपी का जो कुछ एक टाइगर रिजर्व हो जाएगा, या अन्य जो चीजें हैं वो दे दिया जाएगा। तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2XT जीता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए सम्मानित किया गया। यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ का संख्या दोगुना करने के लिए दिया गया है। 10 साल में संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया था। यह लक्ष्य 2010 में शुरू किया गया था। 10वें पुरस्कार के भागीदारों द्वारा निर्धारित किया गया था। यह पार्टनर है ग्लोबल टाइगर फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स और लायंस शेर। अर्थात यह है, इसका लाइन का अर्थ यहाँ पर यह निकलता है कि 2010 में जो यह 2XT अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है, उसके द्वारा एक टारगेट सेट किया गया था कि जो इसको दोगुना करेगा उसको 10 वर्षों के अंदर उसको दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार जो देने वाली संस्था वह एक है ग्लोबल टाइगर फोरम, संयुक्त रूप से इसमें है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम शामिल है, टाइगर कंजर्वेशन है, और लायन शेयर है। यानी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला 2XT अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वह किस संगठन के द्वारा दिया गया, किस फोरम के द्वारा दिया गया है? तो इस चारों फोरम का नाम आप याद रखेंगे। अन्य 13 टाइगर रेंज देश में से कोई भी देश 10 साल में
के भीतर बाघ की आबादी को दुगुना करने में सफल नहीं रहा। अब यहाँ पर एक फिर से नया शब्द आपके लिए आ रहा है, 13 टाइगर रेंज वाले देश। इसका अर्थ है टाइगर रेंज वाले देश ऐसे देश होंगे जिनकी सीमा आपस में मिली होगी, बाघ लगभग स्वतंत्र रूप से रहते होंगे, वो टाइगर रेंज वाला देश हो जाएगा। तो आगे इसकी चर्चा होगी कि टाइगर रेंज वाले देश कौन कौन है। ये आपको याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि पीटी में 4 देश का नाम दे देगा, पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन टाइगर रेंज वाले देश हैं, कौन टाइगर रेंज वाले नहीं हैं, ये ध्यान में रखेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया? तो सबसे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में आयोजित टाइगर जनगणना के आधार पर चुना गया था। इस जनगणना के अनुसार रिजर्व में 57 बाघ हैं और 4 साल की छोटी अवधि में यहाँ पर 40 बाघ मिल गए हैं। यानी कि पहले बहुत कम बाघ थे और 4 साल में जब यहाँ पर कंजर्वेशन का प्रयास किया गया तो उसकी संख्या दोगुनी हो गई और अभी टोटल वहां पर 57 बाघ, जो पहले ही आपको बता दिया हूँ कि दोगुने होने के कारण इसको पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अब है कि 13 टाइगर रेंज वाले देश कौन कौन से हैं, तो इसको नोट कर लेना है बुक में, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन टाइगर रेंज वाले देश है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइगर रेंज वाला देश, इसको स्मरण में रखना है कि कौन कौन सा होगा। तो 13 बाघ रेंज वाले देश वे देश हैं जहाँ बाघ अभी भी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। मैंने पहले बताया स्वतंत्र रूप से घूमने के मानदंड को महत्वपूर्ण बनाया गया है, क्योंकि बाघों के विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक नर बाघ को 60 से 100 वर्ग किलोमीटर और एक मादा बाघ को 20 वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता होती है। दुनिया के सभी बाघों में से साइबेरियन बाघ का सबसे बड़ा रेंज है। ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके कि पहला स्टेटमेंट विश्व में बाघ रेंज वाले देशों की संख्या 13 है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है पीटी में कि विश्व में साइबेरियन बाघ रेंज का सबसे बड़ा बाघों का सबसे बड़ा रेंज होता है। तीसरा कि जो ये इस बाघ रेंज में रहने वाले देशों में भारत के जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको पहला TX2 पुरस्कार दिया गया है इस संगठन के द्वारा। देखिए इस तरीके स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है पीटी में। और टाइगर रेंज वाले देशों में कौन कौन है, तो भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, चीन है, रूस है, मलेशिया है, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है और नेपाल है। यानी कि भारत से यानी कि एशियन कंट्री से बाहर एक केवल रूस है जो इसमें शामिल है। और रूस को वैसे भी 2 महाद्वीपों का देश कहते हैं, उसको यूरेशिया कहा जाता है। राजनीतिक रूप से रूस जो है यूरोप का पार्ट है, लेकिन भौगोलिक रूप से जो रूस का अधिकांश भाग है वो एशिया में, दैट इज कॉल्ड यूरेशियन कंट्री। तो ये 13 देश जो है इनके नाम याद रखने की जरूरत है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। फिर है अगला टॉपिक है एनजीटी ने राज्यों के जल निकायों की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना करने के लिए निर्देश दिया है। एनजीटी का क्या अर्थ हो गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राज्यों के जल संरक्षण निकाय, तो जल निकाय का अर्थ हो जाएगा कि संभव है कि इसके अंतर्गत नहर होगा, इसके अंतर्गत तालाब होगा, इसके अंतर्गत झील होगा, इसके अंतर्गत सरोवर हो जाएगा, इसके अंतर्गत कुआं हो जाएगा। जो सरफेस जलाशय है इसको हम लोग जल निकाय कहते हैं। तो इस तरह के जल और अन्य इसी तरह के जो दलदल भूमि जहाँ पर पानी रहता है उनके जल निकायों को संरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश दिया है कि किस तरीके से आपको संरक्षित करना है। और क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि विश्व अभी जल संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत में भी कई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लगभग 20 मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर वाटर क्राइसिस की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो जल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने यह निर्देश दिया है। तो क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, तो टोटल भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, अपने क्षेत्र में जल निकायों की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है। नोडल एजेंसी का अर्थ होता है एक अपेक्स एजेंसी, शीर्ष एजेंसी जो उस कार्य की मॉनिटरिंग करेगा, उसको संरक्षित करने के लिए वह दिशा निर्देश देगा कि इसको किस तरीके से करना है, जो हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक होना चाहिए। नोडल एजेंसियां राज्य के मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में अपनी बैठक कर सकती है। यानी कि जो राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके दिशा निर्देशन में यह काम करेगा, ये ध्यान रखेंगे।
साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगे निर्देश दिया है कि बैठक समय समय पर होनी चाहिए और न केवल नोडल एजेंसी बनना चाहिए बल्कि नोडल एजेंसी अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए समय समय पर इसकी बैठक होनी चाहिए। वह भी दिशा निर्देश इसने दिया है। नोडल एजेंसी शिकायतों की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र अपनाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय निगरानी समिति को समय समय पर 351 प्रदूषित नदी संरचनाओं की निगरानी करने के लिए कहा है। ये 351 नदी संरचना का अर्थ हो गया कि जैसे कि मान लीजिए एक नदी है, तो एक नदी का संपूर्ण एरिया प्रदूषित नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। पूरी जैसे यमुना को ही देख लीजिए, दिल्ली आगरा के पास काफी प्रदूषित प्रदूषित है, अन्य एरिया के पास कम है। तो जो 351 प्रदूषित नदी संरचनाओं का, इसका अर्थ है कि हो सकता है कि इस नदी का ये एरिया अधिक प्रदूषित हो और यहाँ का एरिया कम प्रदूषित हो। तो अधिक प्रदूषित संरचनाओं की निगरानी करने के लिए इसमें कहा गया है। आगे ये होगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसका महत्व क्या है कि एनजीटी ने जो आदेश दिया है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए जल निकायों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह जल उपलब्धता, माइक्रो क्लाइमेट, जलीय जीवन, भूजल के पुनर्भरण और नदियों के नियमित प्रवाह को बनाए रखता है। जाहिर सी बात है कि यदि जल हम संरक्षित करके रखेंगे, यह हमारे लिए इसकी उपलब्धता को बढ़ाएगा। यह सूक्ष्म स्तर पर जो मौसम है उसको बेहतर बनाएगा। जलीय चक्र के क्रियान्वयन के लिए सहायक है। जब जल संरक्षण करेंगे तो भूमिगत जल का जो है सो पुनः भरण होगा और नदियों में नियमित प्रवाह बनाए रखेंगे तो उसकी आंतरिक पारिस्थितिकी बहाल रहेगी। यह है भारत में प्रदूषित नदियां। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2018 के दौरान 323 नदियों पर 351 प्रदूषित खंडों की पहचान की। जैसे मैंने बताया कि नदी की संख्या कम है और प्रदूषित खंड का सेक्शन अधिक है, जिसका अर्थ है कि एक नदी का कोई एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया काफी प्रदूषित हो सकता है, इसलिए प्रदूषित खंडों की संख्या अधिक है और प्रदूषित नदी की संख्या उसके तुलना कम है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार यह नदी खंड गुजरात में सबसे अधिक, फिर असम में भी अधिक है और महाराष्ट्र राज्यों में से, यानी कि ये जो प्रदूषित नदी है सबसे अधिक गुजरात, असम, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश और बिहार में फैले नदी खंड इन 3 राज्यों की तुलना में कम है। यानी कि इसका अर्थ यही निकलता है कि इन 5 राज्यों में, यानी कि जो नदी प्रदूषण का सेक्टर है वो गुजरात में अधिक है, दूसरा ये असम में अधिक है, तीसरा ये कहाँ पर अधिक है तो महाराष्ट्र में अधिक है, चौथा ये कहाँ पर है तो यूपी में भी है और पांचवा ये कहाँ पर है बिहार में भी है। लेकिन इन दोनों राज्यों में, ऊपर के तीनों राज्यों की तुलना में प्रदूषित नदी खंड की संख्या कम है। भारत के स्वच्छ गंगा मिशन, ये जो स्वच्छ गंगा मिशन है, गंगा को साफ सुथरा करने के लिए, उसके आंतरिक पारिस्थितिकी की बहाली के लिए चलाया गया था। इसको हम लोग नेशनल क्लीन गंगा मिशन कहेंगे। के बावजूद गंगा नदी के कई खंड अभी भी प्रदूषित हैं। जैसे मैंने कहा कि एक नदी का कई खंड प्रदूषित, कई खंड साफ भी हो सकता है। गंगा के उपखंडों में जैविक ऑक्सीजन की मांग 35 से, यानी 3.5 से 8.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, और इसलिए गंगा को अभी भी 4 नदी श्रेणी में रखा गया, यानी कि यह प्रदूषित नदी की श्रेणी में आता है। ये जो जैविक ऑक्सीजन मांग है ये क्या है, आगे क्लियर हो जाएगा। और जैविक ऑक्सीजन मांग पर कई बार प्रश्न यूपीएससी में आया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल के निकाय में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ के को निकालने के लिए आवश्यक विघटित ऑक्सीजन की मात्रा है। कचरे को हटाने का काम पानी में मौजूद एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो यह प्रति लीटर ऑक्सीजन के मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग को प्रति लीटर ऑक्सीजन के मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है। लेकिन इससे आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, जैविक ऑक्सीजन मांग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बीओडी, कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, ये स्थिर जलाशय की विशेषता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्थिर जलाशय कहते हैं कि जिसमें जल का प्रवाह नहीं होता है। तो इस स्थिर जलाशय में यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपोषण कहते हैं, ठीक ना। सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इस सुपोषण की स्थिति में क्या होता है कि कुछ जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन का तेजी से यूज कर लेते हैं।
और जब ये जल में घुलित ऑक्सीजन का तेजी से यूज कर लेंगे तो अन्य जलीय जीवों के लिए क्या होता है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उनके द्वारा जो बढ़ाई गई घुलित ऑक्सीजन की मांग होती है उसको हम लोग बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या होता है, इसका अगला स्टेज होता है कि चूंकि जल में बीओडी की मांग है, और जब जल में बीओडी की मांग है तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसको हम लोग अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो जल में कौन सा श्वसन होगा, अनाक्सी। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। और अनाक्सी श्वसन में क्या होता है कि उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस बनना शुरू होता है, और साथ ही अमोनिया के साथ साथ इसमें मीथेन भी बनना शुरू हो जाता है। तो इस दोनों के कारण क्या होता है कि जल में या तो वो हरे कलर का हो जाएगा, या उसमें अल्गी ब्लूम की स्थिति हो जाती है, लाल कलर का हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाता है, उससे बदबू आने लगता है और जलीय जीव की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, सुपोषण से जैविक ऑक्सीजन मांग तक की प्रक्रिया है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि एस्टेट पहल 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो ये कब हुआ है, तो 20 नवंबर 2020 को हुआ है। तो एक डेट को स्टेट पीसीएस के हिसाब से याद रखेंगे कि कब ये समझौता ज्ञापन, तो 20 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने अग्रणी तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ, भारत सरकार ने, ये ध्यान में रखेंगे, इसको भी सर्वे कर देता हूँ, अग्रणी तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ पूरे भारत में संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड सीएनजी कहेंगे, कंप्रेस्ड सीबीजी कहेंगे, कंप्रेस्ड बायो गैस के संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन प्लांट्स में फसल अपशिष्ट से यानी कि क्रॉप अपशिष्ट, फसल अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन होगा। इस समझौते पर एस्टेट यानी कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल के तहत हस्ताक्षर किया गया है। इस स्टेट का अर्थ यही होता है। तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि देश में जो विभिन्न तेल और गैस की विपणन करने कंपनी वाली है उसके साथ वो लोग इसका उत्पादन करेंगे। और कब किया गया है, तो 20 नवंबर 2020 को ये किया गया है। अब इसमें और क्या है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो वो आप ध्यान से देखिए। इस समझौते के तहत देश में लगभग 900 संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। जो ये पहल की गई है, जो मऊ हुआ है, 900 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले भारत सरकार ने 600 संयंत्रों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका अर्थ है कि अभी 900 पर हुआ है, पहले 600 थे, कुल भारत में कितने हो जाएंगे, तो 1500। तो वर्तमान में लगभग 1500 यही आंकड़ा आ गया प्लांट्स क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2023-24 तक 5000 सीबीजी प्लांट बनाने की योजना यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने की योजना बनाई है। तो 5000 आप बनाए हैं, तो आपने 5000 में से लगभग 1500 क्रियान्वित कर रहे हैं, तो लगभग 3500 प्लांट और लगाना होगा सीबीजी का। हस्ताक्षर किए गए समझौतों से 900 संयंत्र स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, और 5000 प्लांट की स्थापना से कुल 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र को भी आकर्षित किया जाएगा। तो एफडीआई इससे भारत सरकार को मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अब इस प्लांट्स के लगने का लाभ क्या होगा, तो इन प्लांट से उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऑटोमोबाइल को यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको बिजली देने के लिए किया जा सकता है। एक ये ईंधन का उपयोग आयात को कम करने के लिए किया जा सकता है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। क्योंकि भारत जो है, जैसे कि भूटान से भारत बिजली की आयात करता है, तो भारत यदि मान लीजिए कि इन बायोगैस का जिसका भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो फसल अपशिष्ट होता है, आप देखते हैं कि दिल्ली में हर एक बार जब अक्टूबर नवंबर का दिसंबर का महीना शुरू होता है, पराली की समस्याएं आती है, वो किसान जलाते हैं, पंजाब हरियाणा के किसान, और फिर वो उसके आसपास में प्रदूषण का एक कारण बनता है। हालांकि कारण और सारे भी हैं, लेकिन ये भी बनता है। तो यदि हम इसका बेहतर यूज कर लेते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो बिजली की आपूर्ति की जाती है उसके स्थान पर इससे बिजली जाएगी, तो उसके लिए बेनिफिट होगा। और फिर
ईंधन के आयात को कम किया जा सकता है, और जब ईंधन के आयात को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे इतने पैसे की बचत होगी, तो मल्टीपर्पस इसका बेनिफिट होगा। स्टेट पहल क्या है? तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है। यह पहल 2018 में शुरू की गई थी। तो यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, वीवीआई डेट है, जो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो पहल है कब शुरुआत की गई थी, तो 2018 में। इस पहल के तहत सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना स्वतंत्र उद्यमियों के माध्यम से, जैसे कि आपके मन में आएगा कि इससे निवेश कैसे हो सकता है, तो स्वतंत्र उद्यमियों के माध्यम से की जाएगी तो इससे निवेश आएगा। इस पहल का अंतिम लक्ष्य 2025 तक 5000 प्लांट स्थापित करना, जो आप पहले ही जान चुके हैं। और अन्य उपलक्ष्य जो है इसका, यानी कि सब टारगेट गोल्स, 2020 तक 250 बीजी प्लांट स्थापित कर लेना, 2022 तक 100 सीबीजी प्लांट स्थापित करना, और इन 5000 बायोगैस संयंत्र से 15 मिलियन टन सीबीजी प्रति वर्ष उत्पादन होगा। यह वर्तमान संपीड़ित प्राकृतिक गैस की खपत को भी 40% तक कम करेगा। यानी कि अभी जो हम लोग सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस खपत करते हैं, इसका 40% जगह यह ले सकता है जब हम 5000 बायोगैस सीबीजी प्लांट लगा देंगे, तो बड़े पैमाने पर इसका लाभ होगा। और जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जो यहाँ पर है कि किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व का यह स्रोत क्रिएट करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो पराली है वह कई प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करता है। इसके कारण क्या होता है, किसान को चूंकि खरीफ की फसल कटती है, रबी की फसल लगानी होती है, खेतों को जल्दी खाली करना होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, पराली का दहन करते हैं ताकि खेत खाली हो और गेहूं का बीज लगाए, रबी लगाए, उसमें रबी फसल आने। तो अब यदि पराली का वो कलेक्शन करके और जो इसका परचेजिंग कर लेगा कोई निजी कंपनी, जिससे सीबीजी लग जाएगा, इससे किसानों को राजस्व मिलेगा। और राजस्व मिलेगा तो भारत सरकार जो 2022 तक टारगेट करके रखे हुए हैं कि हम 2022 तक किसानों के आय को दुगुना कर लेंगे, उसमें उनको सहायता मिल जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद, जाहिर सी बात है किसान को इससे बेनिफिट मिलेगा। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब पराली का दहन होता है तो आप देखते हैं कि राख का कण आता है वायुमंडल में, CO2 आता है वायुमंडल में, CO आता है वायुमंडल में, और अन्य जो गैसें होती है वह इससे आती है। जाहिर सी बात है कि पराली का जलन नहीं होगा, दहन नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन कम होगा। और संपीड़ित बायोगैस तेल और गैस की कीमत में उतार चढ़ाव के लिए बफर के रूप में काम करेगा। बिल्कुल, यदि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित होती है तो तेल की जो और अन्य गैस का जो प्राइस हाई होता है, उस प्राइस को मॉडरेट करने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि भारत में पराली या फसल अपशिष्ट से बिजली उत्पादन करने की पोटेंशियल काफी अधिक है। उस पर टेक्नोलॉजी पैसे निवेश हो जाए तो भारत इससे बहुत मात्रा में बिजली उत्पादन कर लेगा, और जब वो कर लेगा तो अन्य जो चीजें हैं उस पर भी इसका प्रभाव जाए। इसका यूज जो है ना, आप कहीं पर मेंस में भी कर सकते हैं। मेंस में कहाँ कर सकते हैं, तो यदि प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भारत सरकार के द्वारा हालिया समय में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप इसको उसमें लिख सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऊर्जा सेक्टर वाला पर यदि कहीं पर आप निबंध लिख रहे हैं तो वहां पर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे और एक एनालिटिकल सोच रखेंगे, तो आपको इसको कहाँ यूज करना है, जीएस पेपर में कहाँ इसको यूज करना है, निबंध में कहाँ इसको आपको यूज करना है, ऑप्शनल पेपर जिसका ज्योग्राफी है उसमें, तो आपके लिए बेनिफिशियल। अब इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पराली की समस्या पर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि पराली की समस्या का इस जो सीबीजी प्लांट भारत सरकार का 5000 प्लांट लगाने का योजना है, ये पराली की समस्या को कम कर सकता है, तो इंटरव्यू में भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि करंट इश्यूज पर्यावरण पारिस्थितिकी का है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें वह है कि विंड सोलर हाइब्रिड पार्क भारत सरकार ने नई योजना पेश की है। तो विंड सोलर हाइब्रिड पार्क यानी ऐसा पार्क होगा जिसमें विंड यानी कि पवन ऊर्जा का भी उत्पादन होगा, और सोलर यानी सूर्य से जो रोशनी प्राप्त होती है उससे जो ऊर्जा का हम उत्पादन करते हैं, वो दोनों एक ही साथ उत्पादन होगा एक पार्क में। तो ये है क्या,
तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन सौर हाइब्रिड पार्कों को विकसित करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्पन्न यही हो जाता है कि जो विंड सोलर हाइब्रिड पार्क योजना है किस मंत्रालय की है। यहाँ पर दे देगा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और फिर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो यहाँ पर फंसने वाली होती है, तो याद रखेंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ये प्रोग्राम है। इस योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। योजना की विशेषता क्या है? तो पवन सौर हाइब्रिड पार्क बिजली परियोजनाओं का एक केंद्रित क्षेत्र होगा, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऐसा पार्क होगा जहां पर सोलर एनर्जी भी और विंड एनर्जी दोनों एक साथ जनरेट किया जाएगा। यह आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ एक क्षेत्र प्रदान करेगा। इसमें निकासी की सुविधाएं भी शामिल होगी। सौर पार्कों को विकसित करने के लिए स्थलों का चयन राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें जो सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए और विंड ऊर्जा उत्पादन के लिए पार्क का चयन किया जाएगा, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के द्वारा किया जाएगा। ये भी याद रखेंगे, यदि इस प्रश्न में से स्टेटमेंट करके आएगा तो इस तरीके के स्टेटमेंट हो सकता है कि प्रश्न होगा कि विंड सोलर हाइब्रिड पार्क योजना के बारे में नीचे दिए गए कथन में विचार करें। पहला, यह परियोजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लाया गया। दूसरा स्टेटमेंट, इस परियोजना में स्थल के चयन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान पर होगी। इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे और सही गलत करने के लिए आपको आ जाएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर पार्कों के बारे में क्या है कि प्रत्येक पार्क की जो उत्पादन क्षमता होगी वो 500 मेगावाट की होगी, तो ये भी स्टेटमेंट करके आ सकता है। उत्पादन क्षमता कितना हो गया? 500 मेगावाट, और इससे अधिक होने की उम्मीद है। हालांकि कम क्षमता वाले पार्क विकसित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कम क्षमता वाले पार्कों के मामले में पार्क की क्षमता 50 मेगावाट कम से कम होगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 50 से 500 और 500 मेगावाट से अधिक के भी पार्क होंगे। पृष्ठभूमि क्या है? तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरा है। भारत की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 995 गीगावाट है, यानी कि भारत में एक अनुमानित ऊर्जा जो है इतनी विंड एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है, और इसी तरीके से 749 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, इन राज्यों में केंद्रित है। यहाँ पर चूंकि क्या है ना कि पवन ऊर्जा जो होता है बेसिकली वहां पर होना चाहिए जहां पर कम से कम 25 मील की रफ्तार से पवन की गति हो, तभी टरबाइन घूमेगा, वो एनर्जी को जनरेट करेगा। तो जनरली पवन ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता जो समुद्र तटीय राज्य होते हैं उनमें अधिक होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तमिलनाडु समुद्र तटीय राज्य, आंध्र प्रदेश समुद्र तटीय राज्य, महाराष्ट्र समुद्र तटीय राज्य, गुजरात। क्योंकि समुद्र का सरफेस जो होता है ना फ्रिक्शन लेस होता है, उस पर विंड की वेलोसिटी अधिक होती है। तो वो जो समुद्र से आने वाली पवनें तट की ओर होती है, जिसको हम लोग कहेंगे एक तरीके से इनशोर विंड होता है, उस इनशोर विंड के सहारे यहाँ पर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो भारत में इन राज्यों में इसकी पोटेंशियल काफी अधिक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो भारत में सोलर एनर्जी की भी पोटेंशियल काफी अधिक है, क्योंकि भारत जो है ना सोलर एनर्जी के मामले में आप देखेंगे कि भारत सोलर एनर्जी के मामले में पोटेंशियल क्यों अधिक है, क्योंकि भारत जो है एक तरीके से उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाला देश है। उष्ण और उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री वाला देश है, और वर्ष के लगभग 300 दिन यहाँ पर सौर प्रकाश मिलता है। तो सौर प्रकाश यदि 300 दिन मिलता है तो आप इस ऊर्जा का प्रयोग करके सोलर एनर्जी का पैदा कर सकते हैं, इसलिए भारत में इसकी पोटेंशियल काफी अधिक है। लाभ क्या है? तो यह पार्क देश में पवन ऊर्जा के विकास को तेज करने में मदद करेंगे। योजना डेवलपर द्वारा सामना की गई अनियमितताओं को कम करने में मदद करेगी, जैसे कि मंजूरी, भूमि संचरण आदि। पवन ऊर्जा का विकास दुर्लभ है क्योंकि इसमें बिखरी हुई भूमि की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार ट्रांसमिशन लागत अधिक है। यह योजना डिस्कॉम को उनके गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करने में मदद मिलेगी। डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनियां हैं, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पर लाभ के साथ साथ क्या है, कुछ जो समस्या है उसकी ओर भी इसमें इंडिकेट किया गया है।
कि जैसे कि मान लीजिए कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या है ना, बड़े तौर पर लैंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सोलर प्लेट लगाएंगे, एनर्जी का संग्रहण करेंगे। विंड एनर्जी पैदा करने के लिए भी चाहिए। और जिस लैंड का यूज आप सोलर एनर्जी के लिए पैदा करने के लिए करेंगे, उस लैंड का यूज अन्य दूसरे कार्यों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ढक लेती है जमीन। इस तरह के क्या है, लेकिन कुल मिला के भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि जो कोयले पर आधारित अर्थव्यवस्था है, उससे हम धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहते हैं, और इसके लिए यह जरूरी भी है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि यदि कहीं पर मेंस में यह प्रश्न आ जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं विगत कुछ वर्षों में, उस पर चर्चा कीजिए। आप इसको लिखेंगे जो अभी आपने देखा, इससे पहले आपने लिखा था। तो दो ऐसे हो गए, इसको आप जीएस में लिख सकते हैं। और निबंध में भी यदि ऊर्जा वाला स्रोत है, पर्यावरण संरक्षण वाला स्रोत है, निबंध है, और उस पर भारत सरकार की नीति को लिखना है, तो आप ये पॉइंट सब इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि जब पर्यावरण संरक्षण के निबंध को लिखेंगे और उसमें नीति की चर्चा करनी होगी, तो हम लोग एक ऊर्जा वाला नीति चर्चा करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण को, प्रदूषण को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और इसके तहत हाल के वर्षों में, खासकर 2020 के वर्षों में, ये नई पहल की गई है जो आपके सामने मैंने रखा है। तो आप देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि बिल्कुल एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए और थोड़ा सा लिंक करने की क्षमता आना चाहिए। निबंध में देखते होंगे कि किसी को बहुत अच्छा नंबर आता है और किसी को बहुत पुअर नंबर आ जाता है। उसका रीजन यही है कि निबंध एक लेखन की कला तो है ही, साथ ही उसमें लिंकिंग आना चाहिए कि किस चीज को आप किस से लिंक करके लिख रहे हैं। यदि आप लिंकिंग करके नहीं लिखेंगे, तब निबंध आपका स्टीरियो टाइप का हो जाएगा और तब उसमें नंबर नहीं मिलता है। इसीलिए किसी को कम और किसी को काफी अधिक नंबर मिलता है। जीएस पेपर से में बहुत वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि इतिहास भूगोल सब पढ़ के जाते हैं, वो सब लिख लेंगे। लेकिन निबंध का जो एरिया होता है ना, बड़ा ही डायनेमिक होता है। और जिसका जीएस मजबूत, करंट अफेयर्स मजबूत, उसको निबंध लिखने के लिए सोचना नहीं होता है। और यदि आपकी लिंकिंग कैपेसिटी अधिक है, तो आपको निबंध में तो 250 नंबर में 150 नंबर, 160 नंबर तक आप उठा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रिस्टा द कुन्हा अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र बना है। तो ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के पीटी में। ट्रिस्टा द कुन्हा कहाँ पर है? एक तो अटलांटिक महासागर, यहीं से याद रखेंगे। और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र बना है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ब्रिटिश क्षेत्र, तो ये किसके कब्जे में है? इससे ये भी पहला पॉइंट निकल कर आ गया कि ये ब्रिटेन के क्षेत्र में। ब्रिटिश क्षेत्र ट्रिस्टन दा कुन्हा के क्षेत्र को अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई सेक्शन हो गया, इसको याद रखने की जरूरत है। यह क्षेत्र 90% से अधिक पानी में रेत की निकासी, बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग और गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाएगा। यानी कि यहाँ पर यह एक द्वीप है, ट्रिस्टा द कुन्हा का एरिया। और यहाँ पर जो पर्यटन के कारण या अन्य कारणों से पारिस्थितिकी हानि हो रही है, उसको संरक्षित करने के लिए, चूंकि यहाँ से रेत की निकासी होती है, बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग यानी कि सिर्फ आप याद रखिए मछली, और खनन जो होता है उस पर रोक लगाने के लिए। इसमें अटलांटिक महासागर के इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, पानी शामिल है, यानी 6,87,000। पृष्ठभूमि, ब्रिटेन 2030 तक 30% विश्व महासागर को संरक्षित क्षेत्र के तहत लाने के मार्ग पर अग्रसर है। यानी कि ब्रिटेन 2030 तक विश्व महासागर को 30% संरक्षित क्षेत्र के तहत लाने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रिस्टन दा कुन्हा के समुद्री क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो जो उसका टारगेट है, उसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र को क्या किया गया है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ये याद रखेंगे। ट्रिस्टन द कुन्हा के बारे में क्या है और किस तरह की ये चीजें हैं, आप ध्यान रखें। यह 300 से कम मनुष्यों के आवास वाले द्वीपों की एक श्रृंखला है। यानी कि यहाँ पर बहुत कम आबादी 300 है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यानी कि साउथ अटलांटिक सी में लंदन से 6000 किलोमील की दूरी पर स्थित है। यहाँ लाखों समुद्री पक्षी अद्वितीय भूमि पक्षियों का घर है। इस द्वीप पर कई लुप्त प्रजातियां हैं। यह द्वीप विश्व धरोहर स्थल जैसे गोफ और इनकैसेबल आइलैंड के भी घर है। ये द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री द्वीप है। यह द्वीप ब्रिटेन के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा नो टेक जोन बन गया है।
नो टेक जोन क्या, ये भी आगे आ जाएगा। ब्लू बेल्ट कार्यक्रम क्या, ब्रिटेन का ये भी। तो कुल मिला के एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है ट्रिस्टन दा कुन्हा, साउथ अटलांटिक में है। 300 यहाँ की आबादी है लोगों की, लेकिन यहाँ पर लाखों समुद्री पक्षी आते हैं। अद्वितीय पक्षी जो लैंड वो पक्षी होते हैं उनका है। कई सारे प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। और सब इसी दृष्टिकोण से इनको संरक्षित करने के लिए, यहाँ खनन रोकने के लिए, यहाँ पर फिशिंग रोकने के लिए इसको समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ब्लू बेल्ट कार्यक्रम, यह कार्यक्रम देश के क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। देखिए, यह कार्यक्रम देश के क्षेत्रों की यानी ब्रिटेन का जो अपना भूभाग है और जो उसका द्वीप है उसकी सुरक्षा करता है। इसका उद्देश्य उसके समुद्री पर्यावरण के सतत प्रबंधन को प्राप्त करना है। अर्थात जो ब्लू बेल्ट कार्यक्रम है तो श्रृंखलाबद्ध किससे है, क्षेत्रों की सुरक्षा से। और जब क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं तो क्या होगा, तो समुद्री पर्यावरण के सतत प्रबंधन को प्राप्त करना। सतत प्रबंधन का अर्थ होता है कि समुद्र और उसके आसपास जो द्वीप है उसका इस तरीके से उपयोग हो ताकि महासागरीय पर्यावरण भी स्थिर रहे और आप भी अपना सामाजिक आर्थिक विकास, टूरिज्म का विकास करते रहें। 2017 में इसे लॉन्च किया गया। जो ब्लू बेल्ट कार्यक्रम है इसको 2017 में लॉन्च किया गया। इसमें ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि अंटार्कटिका संधि के अनुसार क्षेत्र पर दावों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि अंटार्कटिका संधि के अनुसार अंटार्कटिका पर किसी का दावा नहीं हो सकता है। यह विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, शोध अनुसंधान, इसका न तो रणनीतिक यूज किया जा सकता है, न सैनिक यूज किया जा सकता है, किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे। फिर अटलांट ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र क्या है, तो मालदीव से 500 मील की दूरी पर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र स्थित है। इसमें 5 कोरल एटॉल है, एक प्रकार का कोरल द्वीप है, ये ध्यान में रखेंगे। अंटार्कटिक संधि के बारे में भी थोड़ा सा है कि अंटार्कटिका में मानवीय गतिविधियों को अंटार्कटिका संधि द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे 1960 में हस्ताक्षरित किया गया था। अंटार्कटिका संधि 1960 में अस्तित्व में आया है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लगभग 54 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। यह संधि अंटार्कटिका को एक वैज्ञानिक संरक्षण के रूप में स्थापित करती है और महाद्वीप में सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अंटार्कटिका जो है सो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित, यहाँ पर जो है सो राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती है, सैन्य गतिविधि नहीं हो सकती है, कोई सामरिक यूज नहीं इसका हो सकता है। केवल और केवल इसका वैज्ञानिक शोध और संरक्षण क्षेत्र के रूप में यूज किया जा सकता है इस संधि के तहत। इसलिए ब्रिटेन के दावे को इनकार कर दिया गया, जो वो हिंद महासागरीय क्षेत्र से सटे होने पर अपने क्षेत्र का दावा कर रहा था। ये फिर नेक्स्ट है लोनार झील और सुर सरोवर झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो रामसर स्थल क्या है ये सभी को पता होगा, और रामसर साइट में भारत के, इस पर मैंने बताया था कि अभी यूपी का बीईओ का एग्जाम हुआ है और उस बीईओ एग्जाम में रामसर साइट जो यूपी का उस पर लिखने के लिए पूछा गया है। ये दो नए रामसर साइट जुड़े हैं तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है और यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में भी इस तरीके का प्रश्न आता है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र में लोनार झील और उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। लोनार झील देश का एकमात्र क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी झील है ये। और सुर सरोवर झील को हम लोग कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021 में जो प्रीलिम्स होगा उसमें ये प्रश्न आ सकता है लोनार झील के बारे में। तो लोनार झील का निर्माण प्लेस्टोसीन युग के दौरान एक क्षुद्र ग्रह की टक्कर से हुआ था। यह क्रेटर दक्कन पठार के डेक्कन ट्रेप में है। पेन गंगा और पूर्णा नामक दो छोटी धाराएं लोनार झील में जाती थी। कि ये बहुत महत्वपूर्ण पीटी कर सकता है, ये पूछा जा सकता है कि पेन गंगा और पूर्णा नदी जो है अपना जल विसर्जन कहाँ करती है, तो ये दोनों हो जाएगी। तो स्टेटमेंट करके आ सकता है। कब निर्माण हुआ है, प्लेस्टोसीन काल में। और महाराष्ट्र में वैसे ये ज्वालामुखी पठार ही है महाराष्ट्र यहाँ पे, और यहीं पर लोनार झील है। और लोनार झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। संभव है कि जब ज्वालामुखी का मुख जो होता है जिसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, जब कोई उल्कापात होता है तो इसका मुख बंद हो जाता है, धंस जाता है। और धंस जाने के बाद इसमें जो जल का संचय हो जाता है
उससे जो झील बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। इसी प्रक्रिया से इस झील का निर्माण हुआ है, क्रेटर झील का, लोनार के झील का। और जो दो नदी इसमें जाती है उसका नाम याद रखना है। लोनार झील गुलाबी रंग का रंग, लोनार झील आमतौर पर साइनोबैक्टीरियम की उपस्थिति के कारण हरे रंग की है, ये साइनोबैक्टीरियम के कारण हरे रंग। बट जून 2020 में झील गुलाबी हो गई थी, ये काफी चर्चा में था, सभी को पता होगा लॉकडाउन के समय। बाद में पाया गया था कि यह लवणीय बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण है, जिसे हेलेकेरिया हेलोफिलिक आर्किया कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि लोनार झील का जो रंग बदला था वो किस बैक्टीरिया या किसके कारण, इसको याद रखेंगे। इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे कि नॉर्मल साइनोबैक्टीरियम के कारण उसका रंग हरा, लेकिन जो जून 2020 में उसका रंग गुलाबी हो गया था वो लवणीय बैक्टीरिया हेलोफिलिक आर्किया के कारण हुआ था। झील का गुलाबी रंग अस्थायी नहीं और वैज्ञानिकों के अनुसार निचले हिस्से में बसे रोगाणुओं और बायोमास के बाद पानी पारदर्शी हो जाएगा, यानी स्वच्छ हो जाएगा। झील गुलाबी क्यों हो गई, तो बारिश की अनुपस्थिति और उच्च तापमान से झील में पानी का वाष्पीकरण हुआ। इससे झील की लवणता और पीएच में वृद्धि हुई, जिससे हेलोफैलिक रोगाणुओं के विकास में मदद मिली। ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। यदि क्यों हो गया, तो उच्च तापमान, क्योंकि वो एरिया है जहाँ पर बारिश भी कम होती है, तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो जल की लवणता बढ़ जाएगी, और लवणता बढ़ने से उसका पीएच बढ़ेगा, और फिर ऐसे हेलोफिलिक जो रोगाणु होते हैं उसमें काफी तेजी से विकसित करते हैं, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो गया था, तो गुलाबी हो गया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें कीथम झील या जो सुर सरोवर झील है, तो सुर सरोवर झील 106 से अधिक प्रवासी पक्षी निवास करते हैं, यानी कि ये माइग्रेंट बर्ड का एक बहुत बड़ा केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं। इस झील का पानी आगरा नहर से आता है, यानी आगरा नहर से झील में पानी आता है। यह नहर दिल्ली यमुना नदी पर उखला बैराज से निकलती है। देखो ये भी पीटी का फैक्टर पूछा जा सकता है। रामसर स्थल सभी को पता है कि रामसर स्थल का उद्देश्य आर्द्र भूमि के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बनाए रखना, जो वैश्विक जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रामसर कन्वेंशन पर 1971 में हस्ताक्षर हुए थे। यह सबसे पुराना अंतर सरकारी समझौतों में एक है। तो डायरेक्ट तो कभी कभी स्टेट पीसीएस में यही पूछ देता है कि रामसर संधि किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो लोनार झील पर कुछ फैक्चुअल सेक्शन आ सकता है यूपीएससी में भी, और जो कीथम झील है जिसको हम लोग सुर सरोवर झील कहते हैं, ये आ सकता है यूपीपीसीएस। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वह है मणिपुर अमूर फाल्कन्स की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो मणिपुर अमूर फाल्कन्स क्या है और उससे संबंधित जो और चीजें रिलेटेड होती है वो आ जाएगी। अमूर फाल्कन लंबी दूरी के प्रवासी पक्षी हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि ये क्या है, माइग्रेंट बर्ड है, प्रवासी पक्षी है। वे मणिपुर और नागालैंड प्रवास के लिए पहुंचते हैं, यानी कि विदेश से भारत के इन दो राज्यों में आते हैं, मणिपुर और नागालैंड। वे साइबेरियन पक्षी हैं। कहाँ के पक्षी हैं, तो साइबेरियन पक्षी हैं। ये यहाँ से यहाँ तक मोस्ट डीबीआई हो गया पीटी के लिए। जो सर्दियों की शुरुआत में लगभग 2 महीने के लिए उत्तर पूर्वी भारत आते हैं। सर्दियों के बाद वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी कि हिंद महासागर को पार करना होता होगा इनको दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। यदि आप देख लोगे तो ये अफ्रीका का मानचित्र हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये लाल सागर, इस तरीके से यहाँ पर भारत हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इस तरीके से भारत। तो भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ आते हैं, सर्दी बीतता है, मणिपुर और नागालैंड से ये पूरे हिंद महासागर को पार करके दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं। वे साइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2900 किलोमीटर के प्रवास मार्ग की यात्रा करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, रूस के साइबेरिया से चलते हैं फिर यहाँ पर आते हैं। इस संदर्भ में अब मणिपुर सरकार का क्या आदेश है, तो मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि राज्य में अमूर फाल्कन्स के शिकार, क्योंकि इसकी संख्या से कम होती है, उसके बिक्री और पालन पर प्रतिबंध है।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को मणिपुर वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि इसके इसको संरक्षित करने के लिए इसका शिकार प्रतिबंधित है, इसकी बिक्री प्रतिबंधित है, इसको कोई पालन नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो मणिपुर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अन्य मुख्य बिंदु क्या है इस संदर्भ में, तो अक्टूबर 2019 में लगभग 5 पक्षियों को सैटेलाइट टैग किया गया था। सैटेलाइट टैग का अर्थ होता है कि मानचित्र, इसरो के कार्यक्रम जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से निगरानी रखना है। ये टैग किए हुए पक्षी 2900 किलोमीटर की यात्रा के बाद 2020 में फिर से मणिपुर के गांव पहुंचे थे, और 2015 में पक्षियों के बड़े पैमाने पर हत्या के बाद सैटेलाइट टैगिंग परियोजना शुरू की गई थी। जिसका अर्थ है कि सैटेलाइट टैगिंग परियोजना इस अमूर फाल्कन की निगरानी, उसके संरक्षण के लिए और उसके यात्रा पर नजर रखने के लिए की गई थी कि कहाँ से जाते हैं, कैसे आते हैं और फिर कैसे लौटकर वापस आते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वित्त पोषण के साथ मणिपुर वन विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक पीटी में स्टेटमेंट करके यूपीएससी में आ सकता है कि मणिपुर फाल्कन ये जो जीव है इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, सैटेलाइट टैग परियोजना की शुरुआत की गई, टैगिंग परियोजना। और यह परियोजना किसके साथ की गई, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान, केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और मणिपुर वन विभाग, तीनों के कंबाइंड वित्त पोषण से ये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। 2019 में लगभग 2019 में लगभग 10 अमूर फाल्कन्स को सैटेलाइट टैग किया गया था। इनमें से एक को मणिपुर छोड़ने से पहले गोली मार दी गई थी। कुछ अन्य लोग अप्राप्त थे। सैटेलाइट टैग वाले 2 बाद ही वापस पहुंचे थे। यानी कि कुछ इसमें चिन्ह दिया जाता होगा जिससे यह पहचाना जा सके कि जो इस बार आया था वही अगले बार भी आया है, तो इसका शिकार होता था, इसलिए ये सब किया गया था। अब इस संदर्भ में प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN है, इसका क्या दिशा निर्देश है, तो इन पक्षियों की IUCN स्थिति न्यूनतम चिंताजनक है। वे भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। वे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के तहत भी संरक्षण है, जिसे भारत, इसको हम लोग कहते हैं CMS, और CMS का जो सम्मेलन हुआ था ये भारत में इस बार हुआ था। अमूरबाज क्या है, अमूर फाल्कन्स भारत में लगभग 3 से 4 सप्ताह बिताते हैं। इस प्रकार यह ठहराव पक्षियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अरब सागर को पार करने के लिए 6 दिनों से अधिक समय तक नॉन स्टॉप यात्रा करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आमूर फाल्कन का नाम दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी पर रखा गया है, जिसको आमूर नदी कहते हैं, ठीक ना। और आमूर नदी जो है न चीन और रूस के बीच की सीमा बनाती है, तो चूंकि इससे संबंधित है, इससे ये पीटी में जोड़ के आ सकता है कि कुछ जैसे इबोला वायरस पर था कि इबोला वायरस कहाँ किसके नाम पर रखा गया, तो इबोला नदी जो अफ्रीका में प्रवाहित होती है, सेंट्रल अफ्रीका में, उस पर था। उसी तरीके से पूछा जा सकता है जो आमूर फाल्कन, इसका नाम किस पर रखा गया है, तो आमूर नदी। और किन 2 देशों की भौगोलिक सीमा बनाती है, तो ये चीन और रसा की भौगोलिक सीमा बनाती है, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इरडा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो तीसरा जो पॉइंट है वो आपके पास आ गया है नवीकरणीय ऊर्जा पहल पर भारत सरकार का। तो ये भी 2 नवंबर 2020 को, डेट याद रखेंगे, 2 नवंबर 2020 को ये याद रखेंगे क्योंकि स्टेट पीसीएस से पूछता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम लोग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरडा, IREDA, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या है मुख्य बिंदु इसका, इस समझौते के अनुसार भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा उद्योग से 2406 करोड़ रुपया नया राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतना राजस्व हमें प्राप्त करना है अक्षय ऊर्जा उद्योग से। नवंबर 2020 तक इरडा ने भारत में 2700 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। इन परियोजनाओं की कुल ऋण संवितरण 57,000 करोड़ रुपये है। इसके द्वारा देश को 17,259 मेगावाट हरित ऊर्जा जोड़ने में मदद मिली है।
यानी कि इरडा ने इतना जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ लिया है, इतना ग्रीन एनर्जी पावर जोड़ा गया है। ये आपके लिए ज्यादा है, पैसे वाला डाटा इतना यूजफुल नहीं है ये। और पहला वाला जो पैराग्राफ है ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, इसको ध्यान में रखेंगे। इरडा क्या है? तो 1987 में स्थापित किया गया और भारत में स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए समर्पित एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। देखिए ये ध्यान में रखने की जरूरत है, स्थापित कब हुआ और किस तरह की संस्थान है। यानी कि भारत में जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए उसको वित्त पोषण करने वाली यह संस्था है। कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, यानी एनबीएफसी जो आप कहते हैं उस प्रकार की एक संस्था है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। तो इरडा पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। पहला, इसकी स्थापना 1987 में। दूसरा, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली वित्तीय संस्थान है। और तीसरा स्टेटमेंट कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। सही गलत करके चयन करें, इसी में कोई गलत दे देगा स्टेटमेंट तो ये ध्यान में रखना है। आवश्यकता इस तरह की परियोजना की होती है कि भारत दुनिया के शीर्ष 3 वृद्धि वाले वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में से एक है। यानी कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और विश्व में जो 3 सबसे प्रमुख बड़ा बाजार है उसमें एक भारत भी शामिल है। भारत को अपने पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 21,35,000 करोड़ रुपए यानी 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य कर रखा है। अब इस तरीके के प्रोग्राम की जरूरत क्यों है? तो भारत ने जो पेरिस समझौते में अपना आईएनडीसी लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करने के लिए। और आईएनडीसी लक्ष्य क्या है ये मैंने आपको बताया कि इसमें भारत सरकार ने 3 टारगेट किए हैं कि 2030 तक हमें 40% नवीकरणीय ऊर्जा कुल ऊर्जा में भागीदारी कर लेना है। 2030 तक भारत को 33 से 35% तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लानी है। और जाहिर सी बात है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाएंगे तो उसके स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा आना चाहिए। और चौथा क्या है कि भारत को 2.5 से लेकर 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इसके लिए भी आप ग्रीनरी बढ़ाएंगे और ग्रीनरी बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वित्त होना चाहिए। और भारत का जो ये टारगेट है जो 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करना 2022 तक, ये भारत कर लेगा। ये भारत ऑन ट्रैक पे है, जो भारत ने बताया भी है। लेकिन इसके लिए भी पूंजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से ये जो इरडा के बीच और जो भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है वो एक महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य क्या है? तो वर्तमान में भारत ने गैर ईंधन आधारित बिजली उत्पादन में 134 गीगावाट तक बढ़ावा दिया है। देश में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 35% है ये। यानी कि अभी भी लगभग 65% जो थर्मल एनर्जी है और जो 35% है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से डिफरेंट है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास पर आधारित ऊर्जा है। इस तरीके के जो भी है परमाणु ऊर्जा है उसका इसमें कंट्रीब्यूशन है, ये ध्यान में रखेंगे। ग्रीन विंडो क्या है ये एक ध्यान से देख लीजिए, इस पर पूछा जा सकता है। ग्रीन विंडो कार्यक्रम इरडा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ से स्टेटमेंट करके आ सकता है कि ग्रीन विंडो कार्यक्रम के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। पहला, जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया। दूसरा, इरडा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यहाँ इरडा न देके वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे देगा। ग्रीन विंडो के तहत ग्रीन बैंक और अन्य सार्वजनिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ये इकाइयां स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण को मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। हरित ऊर्जा कंपनियों को प्रदान किए जा रहे वित्त को बढ़ावा देगा। साथ ही ये संस्थान उन नए नए साधनों को अपनाएंगे जो मलेशिया, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में पहले से ही सफल रहे। यानी कुल मिलाकर यह जो ग्रीन विंडो परियोजना है, हरित ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से उसमें प्रौद्योगिकी का समावेश हो, कैसे वह लोगों तक पहुंचे, उस पर शोध करना संस्थान का और उस पर आगे बढ़ना जैसे कि अन्य विदेशों में हुआ है उस पर काम करना इसका उद्देश्य है ग्रीन विंडो परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने वायु गुणवत्ता उपायों में सुधार करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है।
तो वायु प्रदूषण भारत में हमेशा से चर्चा में रहता है, ये सभी को पता है। और जब अक्टूबर नवंबर का महीना इस बार आया था तो आपने देखा था कि दिल्ली की प्रदूषण को लेके पूरी तरीके से जो है सो चारों तरफ काफी चर्चा में था। तो इसके लिए राज्यों को जो वित्त दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है वो आप ध्यान से देखेंगे और किस तरीके से दिया गया है। यह भी 2 नवंबर 2020 को शुरू किया गया है। भारत सरकार ने 15 राज्यों को, ये याद रखेंगे डेट, और कितने राज्य को, तो 15 राज्यों को वायु गुणवत्ता उपाय में सुधार करने के लिए 2200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वायु गुणवत्ता सुधार उपाय को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये जो है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में लागू होगा, अन्य शहरों में नहीं। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं भारत में, उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में लागू होगा, ये ध्यान रखें। मुख्य बिंदु क्या है, यह राशि 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर जारी की गई, यानी कि जो 15th प्लानिंग कमीशन है उसके सिफारिश के आधार पर दी गई है। यह फंड राज्य के स्थानीय निकायों में वायु गुणवत्ता उपायों और क्षमता निर्माण में मदद करेगा। यह राशि किस किस राष्ट्र को, राज्य को दिया गया, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को दिया गया। तो ये आपको राज्य भी संभव हो तो याद रखें, क्योंकि 15 राज्य, एक तो ये टोटली याद रहना चाहिए, और कुछ प्रमुख राज्य जब आप लिखेंगे तो 2 4 10 राज्यों का नाम याद रहना चाहिए, इनको दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र को सबसे अधिक 396.5 करोड़, यूपी को 357 करोड़, गुजरात को फिर इस तरीके से। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहला जो पैराग्राफ है वो कितने तारीख को स्टार्ट हुआ, क्या है, इसमें कितने राज्य शामिल हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर दी गई है, स्थानीय निकायों को दिया जाएगा ये पैसा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। 15वां वित्त आयोग 9 नवंबर 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनको सौंप दिया है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। पृष्ठभूमि क्या है, तो ये ध्यान में देखिए कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने 50 मिलियन से अधिक शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 4400 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। 50 मिलियन से अधिक, यानी कि जो वायु गुणवत्ता है जनसंख्या का वो आधार है, तो 44 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है ताकि इन शहरों में वायु के स्तर में सुधार लाया जाए, शहर के वातावरण को स्वस्थ बनाया जाए, वहां पर ग्रीनरी बढ़ाई जाए, और जो कार्बन एब्जॉर्ब करने वाले टावर सब होते हैं वो ऑन टाइम वायु प्रदूषण निगरानी प्रणाली सब लागू किया जाए। इसके लिए इसने इतने करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। फंड का आवंटन क्यों, तो प्रदूषण एक स्थानीय घटना नहीं है। अब तक राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय शहरी निकायों के साथ स्थानीय स्तर पर काम कर रहा था। धन आवंटित होने से इसका विस्तार किया जाएगा, यानी कि जो इसका एरिया था वह भी इसमें क्या होगा, अब इंक्रीज कर जाएगा। वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो देश में 984 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का नेटवर्क है। इसमें 769 मैनुअल स्टेशन और फिर 205 निरंतर निगरानी करने वाले। मैनुअल का अर्थ होता है कि जब वो एक्टिव होगा तब, और 205 जो हमेशा होता है। फिर 500 शहरों में फैले हुए, यानी कि ये जो 984 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है ये 500 शहरों में है। यह बुनियादी ढांचा बहुत कम है, इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि 984 सिटी में यदि 799 984 वायु गुणवत्ता 500 शहरों में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली जैसे महानगर में आप देखते हैं कि वहां तो किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की जरूरत पड़ती है जब वहां पर वायु प्रदूषण का स्तर इंक्रीज करता है, खासकर सर्दी के सीजन। राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए थे। इस कार्यक्रम ने देश में कई थिंक टैंकों और IIT, IIIT और नीट जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान अपने उद्देश्यों को पूरा करने की भागीदारी, यानी कि ये जो वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम है ये इन संस्थानों के भागीदारी से चलाया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। लास्ट टॉपिक है, यूनेस्को ने पन्ना नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व के तहत सूचीबद्ध किया। तो यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के, यानी नवंबर महीना में मध्य प्रदेश के, ये दिसंबर की शुरुआत की बात हो जाएगी,
मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया गया है। पन्ना के साथ मालदीव के फह, मुलाद, अडू एटोल को भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है, तो यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये 1971 में शुरू किया गया था। और इसी 1971 के प्रोग्राम के तहत क्या था कि यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना लाया थी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, यह एक प्रकार का ऐसा टेरेस्ट्रियल ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है जहां पर उस क्षेत्र में जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है, उस क्षेत्र के में सभी घटक, यानी कि जो पर्यावरण के जैविक घटक हैं उसको, जो पर्यावरण के अजैविक घटक हैं उसको, और जो पर्यावरण के भौतिक घटक हैं, फिजिकल कंपोनेंट है, सभी को एक साथ संरक्षित करने का प्रयास जिस क्षेत्र में किया जाता है, उसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की संज्ञा दी है। तो प्रोग्राम के तहत पन्ना बायोस्फीयर क्षेत्र को अपने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। पन्ना नेशनल पार्क को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया था। यूनेस्को ने इस राष्ट्रीय उद्यान को एक महत्वपूर्ण बाघ निवास के रूप में वर्णित किया है। अब आप यहाँ पर थोड़ा इसे ये जान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा क्या है कि अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जैविक अजैविक घटकों के संरक्षण, भौतिक घटकों के संरक्षण के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत क्या है कि 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। और उस 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से पहले भी 10 जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के साइट में शामिल किया जा चुका था। अब पन्ना नेशनल पार्क जो पहले से भारत सरकार के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, उसको जो है यूनेस्को ने अपने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध कर लिया है, ये इसका अर्थ है। और पन्ना नेशनल पार्क एक टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी है। जिस विवादास्पद केन बेतवा लिंकिंग परियोजना, अब इसका ये चर्चा में इसलिए भी था कि जो पन्ना नेशनल पार्क है ना, तो भारत सरकार की जो एक नदी जोड़ो परियोजना है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये यमुना नदी हो जाएगी और ये हो जाएगी गंगा नदी। यमुना की सहायक के रूप में है एक बेतवा और एक है केन नदी। तो ये हो जाएगी बेतवा और ये हो जाएगी केन, इन दोनों को लिंक करने की परियोजना है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत। ये यमुना नदी है और ये गंगा नदी है। तो ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो लिंक नहर बनेगी वो पन्ना नेशनल पार्क से होकर जाना था। और इसलिए इस पर पर्यावरणीय संगठनों के द्वारा आपत्ति की जा रही थी कि जब ये पन्ना नेशनल पार्क से होकर जाएगा तो यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा, बाघ विस्थापित होगा, कई सारे जीवों के आवास विखंडित हो जाएंगे, इसलिए यह प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब ये जो पन्ना नेशनल पार्क से एरिया से होकर जाने वाला केन बेतवा लिंक परियोजना होगा, इसको एनजीटी ने भी हरी झंडी दे दी है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और भारत सरकार का जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसने भी हरी झंडी दे दी है, ये अब बनेगा। तो पहले यही था कि यहाँ से बाघ विस्थापित होगा, इसलिए इसको नहीं बनना चाहिए। वही है इसमें कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पन्ना नेशनल पार्क के लगभग 400 हेक्टेयर भूमि को डुबो देगी। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। यह 4300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नदी जोड़ो परियोजना में केन नदी पर दूधन बांध का निर्माण शामिल था। तो अब इसको प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट होगा, ये यूपी और एमपी की जो है ये सम्मिलित परियोजना होगी। दूसरी ओर परियोजना से 14 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जो उन्हें पीने के पानी मुहैया कराया जाएगा और 78 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी इससे होगा। तो ये है मूल आपके लिए इसमें यह है कि जो महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एमपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में, कि पन्ना नेशनल पार्क को जो भारत सरकार के द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, उसको अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम जो 1971 में शुरू किया था, उसके तहत उसको सूचीबद्ध कर लिया गया है। और यह सूचीबद्ध उसको महत्वपूर्ण बाघ स्थल के रूप में जाने जाने के कारण किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, तो ये एक पर्यावरण का भी सेक्शन है, इसमें आप जानते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो समस्त जैविक घटक हैं, जो अजैविक घटक हैं और जो भौतिक घटक हैं, उनको हम लोग संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे।
तो इसके साथ ही आपका जो नवंबर महीने का पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सेक्शन था वो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अक्टूबर का भी आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जो क्लास जब चल रही थी तब बताया था। नवंबर का 2 वीडियो में आपके पास पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सेक्शन जा रहा है, इसको आप सुन लेंगे, अपना नोट्स डेवलप कर लेंगे संक्षिप्त में। और फिर जब दिसंबर बीतेगा तो दिसंबर के 1 महीने में जो भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सेक्शन होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम आपके पास लेकर आ जाएंगे। और ये दोनों वीडियो अब हो चुका है, तो फिर आप अगले वीडियो से मेडिवल इंडिया का जो कंटिन्यू पार्ट चल रहा था वही वीडियो आप तक पहुंचेगा। और उसमें हम मुगल काल में जो आगमन है, बाबर का आगमन हुआ था, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक इस दोनों वीडियो को सभी लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम आपके पास लेकर आएंगे जो मध्यकालीन भारत का कंटिन्यू क्लास चल रहा था, वह वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप या आपके दोस्तों में से कोई यदि जीएस का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस कोर्स का या आइकॉनिक, तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 1 साल या 2 साल का जीएस के प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का भी अलग से लेंगे और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर वाईटी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और दोनों वीडियो में जैसे मैंने पहले ही कहा कि नवंबर का पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपका कवर हो चुका है। आप जो 2021 के प्रीलिम्स में बैठेंगे आपको 1 साल का पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो मैंने आप देखे होंगे कि जब 2020 की पीटी चले तो मैंने सितंबर तक का पर्यावरण पारिस्थितिकी कवर करा दिया था। अक्टूबर वाला मैंने नवंबर में करा दिया है, नवंबर वाला दिसंबर में करा दिया है और दिसंबर वाला आपका जनवरी में कराते जाऊंगा। तो अपना नोट्स बनाते जाएंगे और डेवलप करते जाएंगे। और अगले वीडियो में फिर से मुगल काल और बाबर के आगमन से हम लोग भारत में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद है। थैंक्स है।